अब देखो बेटा, इसमें पी ब्लॉक वाले एमसीक्यूज देख रहे हैं हम। पी ब्लॉक के एमसीक्यूज देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब मेरी बात सुनो, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में पी पाई के साथ डी होना जरूरी है। आप जानते हो, जो सेकंड पीरियड है, कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड, जिसके अंदर आपके कौन आते हैं, अगर मैं 15 16 17 ग्रुप की बात करूं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों के पास डी होता ही नहीं है। जब इनपे डी नहीं है तो ये पी पाई डी पाई कैसे बनाएंगे। तो कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, ये सेकंड पीरियड के, ये नहीं बना सकते, सिर्फ फास्फोरस बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये ध्यान रख लो आप, अगर आप टेबल देखते हो तो टेबल में कुछ एक्सेप्शन है, इसे कहते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। और इनके एक्सेप्शन क्या है, पहला, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। और कोई, एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज, और एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल। देखो NH4 टेट्राहेड्रल है, NH4 प्लस, इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, 1 2 3 4, चारों एच लगे हुए, टेट्राहेड्रल है, बाहर बना देना प्लस का चार्ज। ठीक है, SiCl4 टेट्राहेड्रल है, SO4 2 माइनस भी टेट्राहेड्रल है। तो पता चल गया कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है, SF4, इसमें एक लोन पेयर होता है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ सारी चीजें जो ऑप्शन है या नहीं है सब देखते जाओ। अब एक बात सुनो, यहाँ पे आपको 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जो लोन पेयर है वो भी गिना जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, एक S 3 P और एक D, 5 हो गए, sp3D की हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, कौन इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल है। पहले तो ये देखो ये है क्या, ये सब हाइड्राइड है किसी ग्रुप के, आना जरा, ये 15th ग्रुप के हाइड्राइड है, NH3 PH3 आर्सेनिक H3 एंटीमनी H3। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम का साइज इंक्रीज, बात समझे। और अगर इसका साइज इंक्रीज हुआ है, अगर सेंट्रल मेटल एटम का साइज इंक्रीज हुआ है तो वो आसानी से H लूज कर देगा, H लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। और अगर आप जानते हो H लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी नीचे जाते वक्त कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। एसिडिक कैरेक्टर एक तरीके की रिएक्टिव प्रॉपर्टी है। तो पता चल गया यहाँ पर, वो कह रहा है इन सब में से कौन ज्यादा स्टेबल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूं तो नीचे जाते वक्त बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कमजोर हो रही है, आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, नीचे जाते वक्त एच आयन छोड़ना आसान हो रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नीचे जाते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो डिक्रीज करता है, उसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसका रीजन क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH बॉन्ड इज गिवन बिलो। ठीक है, तो वो कहता है नीचे जाते वक्त बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो आपकी डिक्रीज कर रही है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस का मतलब होता है किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करना। अब जरा ध्यान दो, अगर कोई आसानी से H रिलीज करता है, ठीक है, तो वो अपने H प्लस मतलब H प्लस का आयन रिलीज करता है, पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लेता है। अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लेता है तो वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाता है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15
फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, लेकिन जो बिस्मथ है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना पाता। हाउएवर बिस्मथ फॉर्म ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो नहीं बना पाता सबके साथ, लेकिन किसी एक के साथ बना लेता है। ऐसा कौन है भैया? देखो बिस्मथ जो है ना वो आसानी से +3 दिखा सकता है सबके साथ, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा कौन है जो उसको फिर भी +5 तक ले जाएगा। सिर्फ एक फ्लोरीन। फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि किसी को भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जा सकता है, और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन भी होना चाहिए इसका, ठीक है। अब इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, क्या है? सिर्फ फ्लोरीन है, ठीक है, फिर सिर्फ फ्लोरीन दे रखा, लेकिन कई केसेस में फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो फ्लोरीन है उसके पास बहुत सारे लोन पेयर है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन एक साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी नहीं दिखाता? जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है उनके पास एलोट्रॉपी दिखाने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। एक बात, उनका पाई बॉन्ड कमजोर हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाने लगते हैं, सीधी सीधी चेन बनाने लगते हैं। पाई बॉन्ड किसका स्ट्रांग होता है? ऑक्सीजन का और फ्लोरीन, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये क्यों नहीं बना पाता? कोई तुमसे पूछे एलोट्रॉपी क्यों नहीं दिखाता? p5 ठीक है। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा हाइड्राइड है नाइट्रोजन का जो एसिडिक नेचर का है? ठीक है, तो NH3 तो यहाँ पे बेसिक नेचर का है, कौन आसानी से हाइड्रोजन छोड़ देगा? इसके बाद तरीका ही छोड़ देगा। अजाइड? नहीं नहीं नहीं, बी छोड़ेगा, डी होना चाहिए बेटा, चेक करो। बी लिखा है, बी अजाइड? एक ही होगा ना सर? नहीं 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 नहीं, तो इसका मतलब मेटल के साथ रिएक्शन करा के देखता है। बोला मारो उस पे, इसका रीजन बनाते हैं। द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज, अब अमोनिया जो मॉलिक्यूल है उसकी कैसी शेप है आप देख के बताओ। इसकी है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल जिसके ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन स्क्वायर प्लानर नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं है, ए आंसर ट्राइगोनल पिरामिडल। अगला, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट? कोवेलेंसी का मतलब होता है कितने बॉन्ड बना सकता है ये। 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये एक S और 3 P, उसके बाद इसके पास D है ही नहीं, तो बनाएगा कहां से? तो मैक्सिमम कोवेलेंसी है 4। द ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द टेस्ट ऑफ NO3- इज, वो है ये कॉम्प्लेक्स आपका डाइनाइट्रोजन में आयरन, नहीं 5 वाला होगा, आयरन पेंटा एक्वा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, विद +2 चार्ज। इसको अभी हमें बताना भी है, ब्राउन रिंग टेस्ट एक बच्चे ने पूछा भी था। जरा NCERT खोल लेते हैं इसकी, पी ब्लॉक की। ब्राउन रिंग टेस्ट किसका है बेटा? डाइनाइट्रोजन H2SO4 की बात आना चाहिए। देखो क्या कहता है ब्राउन रिंग टेस्ट। पहली बात तो आता कहां पे काम है? इसमें हम Fe2+ को पहले Fe3+ में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो ये रहा, ये क्या किया हमने? ऑक्सीडेशन किया फेरस का फेरिक में, ठीक है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद FeH2O होल हेक्सा +2 चार्ज के साथ जो है उसको रिएक्ट कराया NO के साथ, और उसने हमें ब्राउन कलर का टेस्ट दिया। ये अब ये क्या है? ये H2SO4 है, ड्रॉप वाइज इसमें H2SO4 डाला जाता है। देखते कैसे। कह रहा था फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, ये टेस्ट किसका है? नाइट्रेट का, ठीक है। जब आप एनायन का टेस्ट करते हो तो एनायन में एक आता है आपका एनायन NO3-, उसका है, डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ फेरस टू रिड्यूस नाइट्रेट। अच्छा एक बात बताओ, फेरस रिड्यूस कर रहा है तो खुद को क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइज। किसको रिड्यूस कर रहा है? नाइट्रेट को, ठीक है, टू नाइट्रिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स
विद फेरस टू फॉर्म ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। याद रखने का तरीका क्या है, 5 H2 होते हैं इसमें, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, ये प्राची का क्वेश्चन था। प्राची, इसमें 6 चीजें लगी हैं, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। 5 तो है जिसमें से H2O। एक बात ध्यान दे लेना, जितने ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स आएंगे ना, ये ज्यादातर 2 ही होंगे, या तो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, खत्म कहानी। कौन से कॉम्प्लेक्स? जो ये डब्बे में होते हैं। इस साल क्यों नहीं पता चल पाया आपको? क्योंकि लेसन नंबर 9 अभी हमारा आया नहीं, 2 हिस्सों में बढ़ गया ना, वरना बच्चों को पता होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, द टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड मतलब Fe2+ आयन सॉल्यूशन टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग नाइट्रेट, उस सॉल्यूशन से जिसके अंदर नाइट्रेट है, जिसको करना है हमें ऑक्सीडाइज। देन केयरफुली एडिंग, आ गया, ड्रॉप वाइज इसके अंदर H2SO4 डाली जाती है ट्यूब के साइड से। ये रही आपकी ट्यूब, उस ट्यूब को इस तरीके से रख दिया जाता है। पहले इसके अंदर वो सोल्यूशन डालते हैं, पहले डालते हैं हम अपना जो भी हमारा सॉल्ट है उसका आयनिक, फिर उसके बाद हम डालते हैं उसके अंदर क्या, जो हमारा दूसरा सॉल्ट है वो क्या है, फेरस सल्फेट। फिर उसके बाद यहाँ ड्रॉप वाइज डालते हैं ऐसे धीरे धीरे, जिससे उसका सोल्यूशन बिगड़े नहीं। और वो अगर यहाँ तक भरा हुआ है तो उसके यहाँ जाके एक ब्राउन रिंग बनती है, थोड़ी सी नीचे जाके एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है। हमारे पास ब्राउन रंग नहीं, ये बन गई, ठीक है। यहाँ आके उसकी ब्राउन रिंग बनती है और वो ब्राउन रिंग टेस्ट बन जाता है। इसको हिलाओगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये ब्राउन रिंग का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोशिश करो तो ये रिएक्शंस भी दोनों याद कर लेना, ठीक है। देखो अब इस रिएक्शन में ध्यान क्या रखना है, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, Fe2+ अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है Fe3+ में, NO3- अपने आप कन्वर्ट कर रहा है NO में, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3, तो आपको यहाँ पे 2 H2O देने पड़ेंगे, ये बैलेंसिंग का रूल है। उसके बाद यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 4 H+ आयन। उसके बाद आपको देखना होगा, देखो H+ आयन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दिया है और पूरा का पूरा H2O ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए दिया है, ठीक है। फिर बात आती है, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, नीचे ये 4+ पड़ा है और 1 माइनस, ये हो गया आपका 3+, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर दे दूंगा, ठीक। अब इसको जोड़ दो। इसके बाद दूसरी रिएक्शन क्या कहती है इसकी, FeH2O होल हेक्सा, ये तो कॉम्प्लेक्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो वाली रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी कैसे हुई है, और एंडो के साथ रिएक्शन करके ब्राउन रिंग का फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देख लिया ब्राउन रिंग का फॉर्मूला उसने पूछा है। मिल गया ब्राउन रिंग। अगला, अब वो कहता है अमोनिया ऑन स्मॉल स्केल इज ऑब्टेन फ्रॉम, अमोनिया हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस है अमोनिया के। लार्ज स्केल पे तो हम हैबर प्रोसेस से करते हैं, देखो ये रहा अमोनिया ऑब्टेन करने का तरीका, ये रहा। अगर मैं NH2CONH2 यानी कि यूरिया लूं और उसको पानी दे दूं तो आपको अमोनिया दे देगा, ठीक है। अमोनियम का क्लोराइड लूं और उसको कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊं तो वो आपको अमोनिया दे देगा, ठीक है। देखते हैं कहां पर कर रहा है ये, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड है, विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा, हाँ जी ये अभी बताया था अभी आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कास्टिक सोडा बोल लो इसको, या सोडा लाइम बोल लो, या खाली लाइम बोल लो, बात एक ही, नाम बदल बदल के आ सकता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। सोडियम सॉल्ट विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा, नहीं है, नहीं, देखो इसका यही ऑप्शन, सी देखते हैं, अमोनियम सॉल्ट विच डिकम्पोज ट्रीटमेंट विद स्लैग लाइम, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है इसके, कास्टिक सोडा भी और स्लैग लाइम भी। आगे, अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अमोनिया, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अमोनिया गिव्स वाइट फ्यूम्स विद HCl, अमोनिया देता है, ये तो आपका टेस्ट है,
अमोनिया इज इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं ये सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकंड अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस, ये तो लुईस बेस की तरीके से भी एक्ट करता है। अमोनियम आयन देता है भाई फ्यूम्स, अमोनियम। तो आप ये कह सकते हो कि इसका ए गलत है, ये फर्स्ट गलत है, इनकरेक्ट है। अमोनियम होना चाहिए, अमोनियम आयन जो होगा ना वो देगा व्हाइट फ्यूम। सी का मतलब सेकंड। अमोनिया इनसॉल्युबल, अच्छा इनसॉल्युबल लिखा हुआ है, ठीक है, मैं सॉल्युबल की बात कर रहा हूँ। सॉल्युबल होता है ये, ठीक है, ठीक है। अमोनिया का अगर हम ये बोले तो वहां पर हमारे पास अमोनियम आयन होता है, ठीक है। चलो लेकिन ठीक है, अमोनिया दे रहा है उसके साथ। इनसॉल्युबल नहीं देखा मैंने, सॉल्युबल पढ़ लिया था। बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। अब हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई की। ये सारे एलिमेंट आते कहाँ कहाँ पे? सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका, फिर इसका, फिर इसका। कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियाई बढ़ता है, ठीक है। वाटर इज मच लेस वोलेटाइल देन H2S, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये तो बात बिल्कुल गलत है, इसका एंगल 150 डिग्री का होता है। वाटर का एंगल 109 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है। लेकिन इसका एक्चुअल में जो होता है वो होता है 104 डिग्री के आसपास, ठीक है। हाइड्रोजन इज लूज बॉन्ड विद सल्फर, नहीं, हाइड्रोजन इज लूजली बॉन्डेड विद सल्फर। एस एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ये बात हो सकती है कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे क्या होगा? अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा तो वो लेस वोलेटाइल होगा। पहले मैं आपको वोलेटाइल का मतलब बताऊं। वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर फेज में जाकर अपना घुला रहता है, ठीक है। जो चीज लिक्विड फेज में घुली रहेगी वो वोलेटाइल फेज में नहीं घुलेगी। ये लिक्विड फेज में घुली रहती है, हाँ। क्यों घुली रहती है? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ जवाब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जवाब क्या है? कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चक्र यही है, ठीक है, ठीक है। टेट्राफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन? देखो भैया, पहले ग्रुप 16 जो होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 तो फ्लोरीन के साथ बना लिए और एक लोन पेयर छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर पहले जो जिसका एग्जांपल लिया था SF4, ठीक है। तो कैसा होगा? 5 है sp3d, टेट्राहेड्रल नहीं, sp3d। अब यहाँ पर इसका जो नाम है वो सीसो है, लेकिन सीसो यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो आपको sp3d और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलना पड़ेगा। वैसे इसको डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। लोन पेयर इसके बाइपिरामिडल को खराब कर देता है। इसका असली नाम क्या है? सीसो। ऑप्शन देखना पड़ता है, अगर नहीं दिया तो हमें उससे काम चलाना पड़ रहा है। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइकार्बोनेट, अमोनिया क्या होता है आप जानते हो? अमोनियम क्या हो जाएगा? हाँ, अमोनियम डाइकार्बोनेट हमें पता है, ये है अमोनियम डाइकार्बोनेट। अगर अमोनियम डाइकार्बोनेट को हीट करें बेरियम अजाइड के साथ, ठीक है, सेपरेटली, तो हमें क्या मिलेगा? एक तो बात सुन लो, जब भी कभी अजाइड हो तो नाइट्रोजन गैस जरूर मिलती है। मैंने आपको बताया था मेटल के अजाइड्स हो तो नाइट्रोजन गैस जरूर मिलती है, ठीक है। अमोनियम का, अमोनियम में देखो क्या क्या मिलेगा। देखो अगर हम आपसे बात करें रिएक्शंस की, भाई अच्छा, देखो अमोनियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो नाइट्रोजन गैस छोड़ रहा है। कोई भी अजाइड हो, यहाँ पे मैंने लिखवाया था आपको, कोई भी अजाइड हो वो हमेशा नाइट्रोजन गैस जरूर छोड़ता है और मेटल छोड़ता है। तो वो कह रहा है नाइट्रोजन गैस तो यहाँ जरूर निकलेगी। नाइट्रोजन गैस के साथ क्या निकलेगा वो देख लो आप। पानी निकलेगा। देखो नाइट्रोजन गैस के साथ पानी बहुत सारा निकलेगा, उसके बाद क्या बचेगा? जो भी क्रोमियम होगा उसका ऑक्साइड बचेगा, जैसे Cr2O3 बन सकता है। ये देखो Cr2O3, पानी और नाइट्रोजन। अब देखो क्या इसमें कहीं ऑप्शन दे रखा है? नाइट्रोजन केस निकलेगा, हाँ नाइट्रोजन निकलेगा दोनों केस में। नाइट्रोजन विद अमोनियम डाइक्रोम, NO विद, नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है, फिर पहला ए होगा इसका आंसर, ठीक है। दोनों ही केस में नाइट्रोजन निकल रहा है, चाहे वो अमोनियम का डाइक्रोमेट हो या सोडियम का अजाइड हो। अजाइड किसी मेटल का अजाइड होगा तो वो जरूर क्या छोड़ेगा? नाइट्रोजन गैस। आगे रोम्बिक स्ट्रक्चर देखो और मोनोक्लिनिक, ठीक है। रोम्बिक और ये सल्फर तुम्हारे कोर्स में नहीं, सल्फर है, फास्फोरस नहीं है, फॉस्फोरस ठीक है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम विच?
अगर हम रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो मोनोक्लिनिक सल्फर 369 टेम्परेचर के बाद बनता है। इस पूरे पार्ट को सुनो, कहाँ है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी चीजें देखो। देखो अब देखना, सबसे पहले आता है आपका रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर का दूसरा नाम पूछे तो क्या बोलोगे आप? इसको अल्फा सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर का दूसरा नाम पूछे तो आप क्या बोलोगे? बीटा सल्फर। रोम्बिक सल्फर कैसा कलर का है? येलो कलर का, याद रहेगा। रोम्बिक सल्फर जो है सॉल्युबल है CS2 में, इनसॉल्युबल है, रेडिली सॉल्युबल है CS2 में, लेकिन इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन थोड़ा बहुत घुल सकता है बेंजीन में, अल्कोहल में, ईथर में। ठीक है। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल आर फॉर्म्ड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। अभी इस वाले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, रोल सल्फर ऑफ CS2। ठीक है, अभी देखते रहो, पूरा टॉपिक समझो अब उसका। और मोनोक्लिनिक सल्फर, उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया किसका? रोम्बिक सल्फर का। ठीक है, रोम्बिक सल्फर को ही गर्म कर दिया हमने। अब देखो मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। ये सॉल्युबल है CS2 में। ठीक है। दिस फॉर्म सल्फर इन इज प्रिपेयरिंग बाय द मेल्टिंग ऑफ रोम्बिक सल्फर इन अ डिश। और जब तक उसमें दो होल ना हो जाए तब तक उसको ठंडा करते रहते हैं। क्रस्ट मतलब वो फटने लगता है, उसके अंदर दो होल्स बन जाते हैं और हम कहते हैं फिर उसको बाकी का लिक्विड पोर कर दो, बन चुका है आपका बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, और चुभने से भी पता चलता है, नोकीला होता है, चुभता है तो पता चल जाता है कि हाँ मोनोक्लिनिक सल्फर बन चुका है। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखना, इट इज स्टेबल अबव 369। 369 वो टेम्परेचर है जिसपे दोनों होते हैं। 369 पे अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 369 पर से ज्यादा पर बीटा स्टेबल है, 369 से कम पर अल्फा। ठीक है, वो तो कह रहे ध्यान रहेगा ना। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा बिलो इट, उससे कम पे और दोनों 369 पे क्या होगा? दोनों सेम। हाँ, अल्फा इज स्टेबल बिलो 369 और ये इस पे एट 369 बोथ फॉर्म आर स्टेबल। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? तो उसका जवाब ये है, आ जाओ। तो इसका तो आंसर ये हो गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहां आयोडीन दिया है, 2 Cl दिए, आयोडीन की जगह Cl ले लिया, O2 ले लिया, कोई मतलब नहीं बैठता। यहाँ Br है, यहाँ भी Br है, यहाँ O2 है, यहाँ F2 है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। देखो Br तो ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 16, 16 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17। यहाँ कितने हैं? 18, 18 में से एक गया 17। ठीक है, ये दोनों लग रहे हैं। और भी देख लेता हूं मैं, क्या पता कोई और हो। CN, कार्बन के पास कितने होते हैं? 12, 12 और 1 13, 13 और 14 17, नहीं 13 और 7 20, ये तो नहीं है। अगला Cl और O2, क्लोरीन, क्लोरीन पे कितने होते हैं? 17, 17 और 16 कितने होते हैं? 33। Br पे इससे ज्यादा है, रहने दो, बी है इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ SO2 इज, अगर आपको SO2 बनानी हो तो आप किसी सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये काम आता है। क्यों किसी सल्फाइड का ऑक्सीडेशन क्यों करेंगे? अरे उस मेटल को रिफाइन करना है, एक्सट्रैक्शन करनी है। सल्फर का ऑक्सीडेशन कर सकते हो, हाँ ठीक है, तीनों ही सही लग रहे हैं। दोनों पे हुआ है ना। अच्छा, सिर्फ इंडस्ट्रियल पूछेगा तो ये वाला, क्योंकि इसमें हमारे को फायदा होता है। ठीक है, FeS जो है वो एक सल्फाइड है मेटल का। मेटल के सल्फाइड को हम ऑक्साइड बना के उसके मेटल को अलग करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है इस वाले प्रोसेस को हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल, क्योंकि इसमें फायदा होता है। बाकी दो भी ठीक है ऊपर वाले जो है, लेकिन इंडस्ट्रियल नहीं है। मैच द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, कौन सा क्वेश्चन है? देखो, Pb3O4, N2O, Mn2O7 और बिस्मिथ का ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले
तो एसिडिक यहाँ पर न्यूट्रल ऑक्साइड की बात कर रहा है, जरा ध्यान दो। एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, बेसिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, मिक्स ऑक्साइड मतलब दोनों नेचर दिखा सकते। तो आपको पता होना चाहिए नीचे जाते वक्त मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। कौन सा करेक्टर बढ़ता है? और मेटल जो होते हैं वो कैसे ऑक्साइड होते हैं? बेसिक। एक तो मिल गया। मेटल कैसे ऑक्साइड होते हैं? बेसिक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं मेटल से थोड़ा सा ऊपर वाला ऑक्साइड, वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला होगा वो एसिडिक होगा, NO2 NO2। तो ये वाला क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? बी बी की ए का 4, हाँ ठीक है। बी का इन दोनों में से कोई है। ए का 4, लेकिन आपके फिर बाकी तो मैच हो रहे हैं। डी का 3 बी हो रहा है मैच। ये गड़बड़ कर रहा है बस। बी, इसका 2 होना चाहिए ना। गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट रुको, यहाँ पर क्या क्या चीज आ गई हमारी? ये ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये चेक करो, सी न्यूट्रल ऑक्साइड है। मैंगनीज का ऑक्साइड 20%। क्वेश्चन नंबर 20। सी पार्ट, बी पार्ट है आंसर। बी पार्ट तो है, इसको बी पार्ट, नीचे कर रखा है बी पार्ट में रिकॉर्डिंग नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं। बी पार्ट में, बी इसकी पार्ट में, गड़बड़ हो रही है। बी पार्ट में, बी पार्ट में, बी पार्ट में सी को न्यूट्रल भी तो नहीं कह रहा हूँ। सी को क्या कह रहा है वो? एसिडिक ऑक्साइड। मैंगनीज के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, हाँ बन सकता है, हाँ ठीक है। मैंगनीज का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, बताता हूँ क्यों। आ जाओ, अब एक एक करके पहले इसके पॉइंट समझो। इस बात से तो आप वाकिफ हो कि ये वाला ठीक है। क्यों? मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, मतलब डी होना चाहिए 3। क्या D3 है इसमें? हाँ। फिर Pb3O4 एम्फोटेरिक है, क्यों? ये बिस्मिथ से ऊपर आता है, ठीक है। मतलब ये कैसा है? बिस्मिथ अगर मेटल है तो ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड दोनों तरीके के नेचर दिखाता है, ये वाली बात भी ठीक है। हमारा ए फोर्थ होगा। ये 2 बार तो हमारे ठीक आ गए। बी और सी से हमें प्रॉब्लम थी, आओ बता समझते हैं। सबसे पहले समझो मैंगनीज को। आप जानते हो मैंगनीज के कितने ऑक्साइड है? बहुत सारे। MnO जिसमें +2 है, MnO, Mn2O3, MnO2, फिर Mn2O5 और MnO4 माइनस जिसमें +7। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? कोवेलेंट। और जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब देखो, अब लग रहा है ठीक कि एसिडिक होना चाहिए, तो N2O न्यूट्रल होगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल है, नाइट्रोजन में बहुत सारे ऑक्साइड है। आ जाओ, NO2 एसिडिक होता है ना। एक मिनट रुको। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड है, जैसे N2O, NO। अब N2O पे चार्ज कितना आ रहा है इसमें? 2 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन है, तो 1 नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है? +1। NO पर कितना आ रहा है? +2। ठीक है। N2O, NO2, N2O3, N2O4 और N2O5। जरा देखो, फिर वही ऑक्सीडेशन नंबर यहां से यहाँ जाते वक्त इंक्रीज करेगा। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये नॉन मेटल है। क्या है ये? और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। लेकिन अगर इस तरीके से फिर से देखें हम, तो वहां से लेके यहां जाते वक्त क्या होगा? आयनिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। और एसिडिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। तो अगर ये सबके सब मैं देखूं तो N2O5 सबसे ज्यादा एसिडिक है। N2O5 क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिक। उससे कम N2O4, उससे कम N2O3। वैसे तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, उसके ऑक्साइड कैसे होने चाहिए? एसिडिक। लेकिन सबसे कमजोर, सबसे फिसड्डी है वो, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। एक ये रीजन लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा बिना रीजन लगाए तो कुछ बना नहीं सकते ना, ऐसे थोड़ी कि हम एक को देखकर तुक्का मार देंगे। ये वो तो देख के पता लग रहा है 2 है तो 3 पे। ये मतलब मतलब देखने से पता चल रहा है ये न्यूट्रल है। N2 मतलब इन दोनों में से ये सोच सकते हैं। अब ध्यान दो, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर एटम इन SO2। भाई SO2 का स्ट्रक्चर बना लो आप। ये एक लोन पेयर, एक डेटिव बॉन्ड और एक इस तरीके का डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर 3 पेयर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। आगे, द क्रिस्टल यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम
V2O5 का यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। फिर भी आप एक बार पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस देख लो। ये लो, क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। इसमें हम सल्फर का ऑक्सीडेशन करके SO2 बनाते हैं। फिर ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं है, V2O5 ये का रहा। इसमें हम सल्फर का ऑक्सीडेशन करके सल्फर का ऑक्सीडेशन करके सल्फाइड के ओर का ऑक्सीडेशन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को V2O5 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हमारा 720 केल्विन और प्रेशर होता है 2 बार, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये वाली पूरी बात सुनो, ये वाली, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड रिएक्शन लीड करती है डिक्रीज इन वॉल्यूम के लिए, इसलिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। लेकिन ज्यादा लो मत कर देना, ज्यादा लो कर दोगे तो केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो वो कहता है 720 तक का ही लो कर सकते हो, इससे कम नहीं। फिर अगर आपका SO3 बन चुका है तो उस SO3 को क्या दे दो, पूरा का पूरा H2SO4, और वो आपको क्या दे देगा, ओलियम। अब जो आपका H2SO4 से ओलियम बना है उसको अगर आपने पानी दे दिया तो वो आपको 2 मॉलिक्यूल दे देगा H2SO4 के। ये हो गई आपके H2SO4 की प्रिपरेशन, ठीक है। तो कौन सा क्रिस्टल है यहाँ पर, कैटलिस्ट है यहाँ पर V2O5। on addition of H2SO4 to a chloride salt, colorless fumes are evolved, ठीक है। but in case of iodide salt, violet fumes comes out, ठीक है। अब वो कह रहा है आयोडाइड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आयोडीन गैस दिख रही है क्या, हाँ, आयोडीन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है वॉयलेट कलर के लिए। चेक करो कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ए आंसर इसका, सी। सी में भी आयोडीन गैस है क्या, हाँ, ठीक है। HI ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीन में। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि HI पर I का चार्ज कितना होता है, -1। अगर वो I2 हुआ है तो वो रिड्यूस नहीं हुआ, वो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। और वॉयलेट कलर किसका होता है, आयोडीन गैस का। और पता लगाने का तरीका क्या है, ये अगर इसको कोनिकल फ्लास्क में रखा तो सॉलिड हो जाती है बड़ी जल्दी। आयोडीन भारी होता है ना, तो सीधा सब्लिमेट कर जाता है, और यहाँ पर आपके पर्पल कलर का सॉलिड जमा होता है। मेरे बी पार्ट भी तो इसमें डायरेक्टली HI वॉयलेट कलर का नहीं होता, I वॉयलेट कलर का होता है, आयोडीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सो एसिड, कौन 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 है इनमें जिनके पास एक ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये होता है परऑक्सो। परऑक्सो एसिड तो वैसे आपके पास H2SO5 में दिखाई देता है साफ साफ, और किस में दिखाई देता है, देखते हैं। H2SO5 में तो दिखता है। अब अगर मैं परऑक्सो देखूं तो H2SO7 में मत मानो आप, H2SO8 में मान लो, ये लो, जो ज्यादा वही ये लो, मार्स सॉल्ट में। अब देखो दिक्कत क्या है, यहां दोनों में दिख रहा है, दिखता है इसमें भी है परऑक्सो, ये लो, ये भी परऑक्सो ही है। आगे ना क्वेश्चन की गलती, परऑक्सो मतलब जिसमें एक ऑक्सीजन, दोनों खुले खुले अपने अलग अलग बॉन्ड बना रहा, लेकिन अभी ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम फॉलोइंग विच पेयर ऑफ एलिमेंट केप्ट इन सेम ग्रुप, आप किसको सेम ग्रुप में रख सकते हो, तो आपके पास एक नंबर आना चाहिए, आपको देखो 2 8 18 8 8 2 8 8 18 18 32 32। तो गैप आपका या तो हो 2 का, 8 का, 8 का, 18 का, 18 का या 32 का। चलो देखो 18 और 38 में कितने का गैप है, 17 है सर, 17 और 38 में कितने का गैप है, 21 का। ये तो नहीं लग रहा, यहाँ पे भी 20 का गैप है, यहाँ 11 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, यहाँ दिख रहा है 18 का गैप है, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। वैसे मैं जानता हूँ 17 क्लोरीन होता है और उसके नीचे ब्रोमीन आता है जिसका 35 होता है। 17 ग्रुप के दोनों एलिमेंट, ठीक है। ये आपके मैजिक नंबर हो गए हैं। कैसे याद रखना है आपको, याद नहीं नंबर। देखो क्या हो रहा है, देखो नंबर क्या क्या है, 2 है हीलियम का, 8 नियॉन का, 18 आर्गन का, 8 जोड़ना था, सॉरी 10 लिखना था यहाँ। अब ठीक है, अब 18 में 18 जोड़ना 36, ये किसका होगा, क्रिप्टन का। अब क्रिप्टन में 18 जोड़ना जीनॉन का,
जीनॉन में 32 जोड़ना, 86। 86। ठीक है, बस यहीं तक पहुंचे। ये सारे नंबर याद रखना। अगर कभी कोई कहे कि ये क्या है तो ये है 1s2। अब इसके बाद अगली कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी आपकी 2s2 और 2p6। ठीक है, ये क्या है 2p6 कंप्लीट। अब इसके बाद आएगी 3s2 और 3p6। ठीक है, ये क्या है 3p6 कंप्लीट और ऐसे चलता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हेलोजन इज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कमजोर होती है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, याद रखना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही है, बस ये पॉजिटिव होती है, सिर्फ पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है बहुत ज्यादा नॉन मेटल के लिए, कम नेगेटिव होती है मेटल्स के लिए, और पॉजिटिव होती है इनर्ट गैस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है इनर्ट गैस के लिए, कम नेगेटिव होती है मेटल्स के लिए, ज्यादा नेगेटिव होती है नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन की सिर्फ क्लोरीन से कम होगी, बाकी सबसे ज्यादा। ठीक है, फ्लोरीन की किससे कम होगी, क्लोरीन से, बाकी सबसे ज्यादा होगी। आगे, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन decreases in the following group from फ्लोरीन टू आयोडीन। एफिनिटी जो है हाइड्रोजन की डिक्रीज करती है फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक। ठीक है, विच ऑफ द हेलोजन एसिड शुड हैव द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कौन अपना बॉन्ड बांधे रखेगा, HF। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे कमजोर होता चला जाएगा। HF सबसे ताकतवर, उसके बाद HCl, उसके बाद HB और सबसे घटिया HI। ठीक है, द करेक्ट कलर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेटा कलर ऑर्डर का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। वैसे आपको मैं बताता हूँ ये है क्या, ये ऑक्सो एसिड्स है। ऑक्सो एसिड्स का मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। देखो क्लोरीन का ऑक्सो एसिड, देखो पहला है Cl, उसके साथ O। ठीक है, और ये H, खत्म, ये दो लोन पे। फिर क्लोरीन, ये OH वैसे का वैसा, फिर दो ऑक्सीजन, OH वैसे का वैसा, फिर तीन ऑक्सीजन, OH वैसे का वैसा। ठीक है, देखो तो ये बने आपके चार ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड तो ठीक है, वो कह रहा करेक्ट कलर ऑर्डर। अब कलर ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो इसने सीधा सीधा दे दिया ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। इस पे +1 ऑक्सीडेशन है, इस पे +3 ऑक्सीडेशन है, इस पे +5 है और इस पे +7। ठीक है, तो कलर ऑर्डर जो है आपका सिर्फ उसके लिए बता रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, और किसी के लिए नहीं। तो कलर ऑर्डर अगर आपका आएगा तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, NO2 is an anhydrous with nitric acid। NO2 anhydrous है नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। CO is an anhydrous with फॉर्मिक एसिड। HNO3 तो हम जानते हैं, फॉर्मिक एसिड है HCOOH। कार्बन मोनोऑक्साइड एनहाइड्रस है फॉर्मिक एसिड के साथ। Cl2O3 is anhydrous with हाइपोक्लोरस एसिड। ये हाइपोक्लोरस एसिड वगैरह इनके नाम है जो भी लिखे, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, क्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, इनके नाम पढ़ते हैं। 17 ग्रुप आ चुका है ये क्या, पहला हाइपोक्लोरस एसिड जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, दूसरा हेलस एसिड। ठीक है, या हाइपोहेलस एसिड, फिर हेलस एसिड, तीसरा हेलिक एसिड, और चौथा पर हेलिक एसिड। ठीक है, जरा चारों को देखो बेटा, इस क्वेश्चन को पेंडिंग में डाल दो। ये एनहाइड्रस का क्या मतलब है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि एनहाइड्राइड, ये इसके साथ एनहाइड्राइड है, क्या मतलब है इस बात का, खुलता नहीं है इसमें, क्या मतलब है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो कहता है 4 HCl अगर O2 के साथ रिएक्शन करेंगे CuCl2 के तो रिएक्शन है, डेकन प्रोसेस नाम है इसका, देखती पता। ठीक है। क्लोरीन बनाने का प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, याद रखना, ठीक है। तो पूछ भी रहा था डेकन प्रोसेस कौन सा है, वो ये वाला है। आगे कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। NaOH कोल्ड और डाइल्यूट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, रिएक्शन वाला है, खुद कर लेना। नाइट्रिक एसिड के बाद है। देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, इस रट लो। आगे मैच द स्पीशीज गिवन बिलो इन कॉलम 1 और 2, अभी बताया था ये कैसा होता है, सीसॉ शेप, ठीक है। BRF3 बेंट टी शेप, बना के दिखा देता हूं मैं आपको। और इसमें 2 लोन पेयर आते हैं, BrO3 माइनस, NH4 कौन सा है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो BrO3 माइनस हो गया आपका पिरामिडल, ठीक है। बना के दिखाता हूं मैं BrO3 माइनस को भी। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो तीनों के तीनों डबल बॉन्ड रखेंगे, कैसा बॉन्ड रखेंगे, ये ध्यान दे लो बेटा। BrO3 माइनस, BrO3 का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, एक उसने माइनस की वजह से उधार लिया, ठीक है। BrO3 माइनस मैंने कम ही देखा स्ट्रक्चर, वो कर लेना, देख लेना जो भी है इसका डी पार्ट। बी ले भाई ले। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम हमें कहां से मिलता है, एयर रेडियम से मिलना चाहिए वैसे तो टूटने पर, बेटा देख लो, पता नहीं क्या है, मोनसाइड सैंड से मिलता है, ये देख लेना, याद करने वाला क्वेश्चन है, मोनाजाइट। जो भी है। तो उसमें है तो हाँ है, ये सोर्सेज लिखे होते हैं स्टार्टिंग में, मैं नहीं पढ़ाता हूँ ये, लेकिन ये होते हैं यहाँ पर, बता दो मैं बता देता हूँ कि यहाँ लिखी होती है सारी बातें, कौन कहाँ से मिलता है। ग्रुप 18 कंसिस्ट 6 एलिमेंट, हीलियम, नियॉन वगैरह वगैरह, ऑल दीज गैसेस आर अनरिएक्टिव, दे फॉर्म वेरी लो कंपाउंड बिकॉज, देखो यहीं कहीं लिखा होगा, देखो Uses में हीलियम लिखा एंड होगा। सम अदर नियॉन गैस आर फाउंड इन मिनरल्स, मिनरल्स में देखो आ गया ना, मोनाजाइट। ये सब बातें यहाँ लिखी होती है, ध्यान दे लो। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही की दिक्कत है, एक जीनॉन और रेडॉन जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। रेडॉन जो होता है वो डेके से मिलता है हमें, ठीक है। इसी रिएक्शन को सोच के मैंने सोचा था यहाँ पर हीलियम भी मिल जाता है, लेकिन हीलियम किससे मिलता है हमें, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, और इसका नाम मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, उन्हीं से मिलता है, लीव इट। पता नहीं क्या क्या है। आगे तो पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैस, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये आपको पता है, हीना, नीना और करीना का एक्शन, ठीक है। आगे द गैस यूज्ड इन लैम्प, कौन सी गैस लैंप में यूज करते हैं हम, हीलियम में गैस यूज करनी चाहिए हमें, लैंप में लैंप हो चाहे बल्ब, नियॉन गैस भाई यूज कर रहा है, ये पता नहीं क्यों, देख लेते हैं इसके यूजेस में। लैंप से ज्यादा तो इसमें करंट क्यों भड़क रहा है बेटा, ध्यान दे लें यहाँ पर। देखो नियॉन गैस इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ड्यू फ्लोरेसेंट बल्ब, ठीक है। ये तो उड़ने की नियॉन गैस नहीं, वो बल्ब, हाँ ठीक है, सही कह रहा है भाई, नियॉन गैस भरी हो जाती और क्या है, आर्गन भी भरी जाती है बल्ब में। गलत तो बता रहा हीलियम गैस किस में यूज करते हैं हम, स्कूबा डाइवर में, हाँ। और वो कौन से होते हैं गाड़ी तुम्हारे, के टायरों में। गाड़ी के टायरों में नहीं भरते भाई, भरते MRI हैं। वगैरह में दिखा हुआ है। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना बेटा एक बारी, इससे पता चल जाएगा कौन कौन सी गैस कहाँ कहाँ भरी जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कह रहा है, जीनॉन फ्लोराइड, ठीक है। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या, अभी थोड़ी देर नहीं, ये वाला अलग है, ये वो नहीं है, SF4 नहीं है। यहाँ हम ले रहे हैं जीनॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो फ्लोरीन के साथ बना लिए और ये 2 लोन पेयर है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रही है, sp3d2 इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड जीनॉन, ठीक है। नेल बार्टलेट ने O2PtF6 को बेस कंपाउंड रखा, क्यों, क्योंकि उसने देखा था कि भैया ऑक्सीजन और जीनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो काफी हद तक सिमिलर थी, सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। 37 का होगा सी। 38 पे देखते हैं क्या कहता है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, एक लोन पेयर होता है इसके पास, 4 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। sp3d2 और एक लोन पेयर, मैच द फॉलोइंग, चलो जी आओ, मैं तो फॉलोइंग करूंगा, ठीक है। इट्स पार्शियल हाइड्रोलाइज डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, बी है उसका अंदर। इट इज यूज्ड इन, ये तो ये मॉडर्न एपरेटस में यूज होती है, ठीक है, डाइविंग एपरेटस में। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड
इनर्ट एटमॉस्फेयर टू इलेक्ट्रिक बल्ब आर्गन गैस, ठीक है। इट्स सेंट्रल एटम इज sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है बेटा, इसमें दो लोन पेयर हो ये। और इट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट XeF6। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये जो XeF6 किसने बात करी, ये रहा XeF6 का। अगर आप पार्शियल वो करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो यहाँ पर +6 से +6 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, चेक कर लो, ठीक है। लिखा हुआ है इसके अंदर फिर कहाँ लिखा है ये, मतलब सामने। ठीक है। बता दो। तो यहाँ पर आपका 39 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा भाई दोबारा किसी ने, sp3d2 बनाया भी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके ये वाले क्वेश्चन हो गए, अभी आपके ये थोड़े से ही क्वेश्चन हुए हैं, काफी सारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन रह रहे हैं आपके, ठीक है।